प्रेम मनुष्य की सबसे कोमल और शक्तिशाली भावना है, जो हृदय को सौम्यता, विश्वास और अपनत्व से भर देती है। यह ना किसी सीमा में बंधता है, ना किसी रूप या परिस्थिति का मोहताज होता है। प्रेम मन को संवेदनशील बनाता है और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। नमस्कार, कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आइए आज सुनिए प्रेम से जुड़ी एक बहुत खूबसूरत कहानी, जिसे लिखा है हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार नवनीत मिश्र जी ने। कहानी का शीर्षक है जरा सी बात। मई जून की धूप की तरह यह खबर बहुत जल्दी सारे मोहल्ले में फैल गई कि नीरेन 10 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके लौट रहा है। MBBS के बाद MS की पढ़ाई होते होते उसके अपने ही शहर के एक बहुत बड़े नर्सिंग होम ने उसे खरीद लिया था। नीरेन के पिता अवकाश प्राप्त कर चुकने के बाद अब चैन से रहेंगे। पुश्तैनी मकान, बैंक में मतलब भर का पैसा, बेटा डॉक्टर, और चाहिए भी क्या एक सुखी आदमी को। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में छुट्टियों में नीरेन लौटता तो टूटू रूटू 2 लोगों के घर में भी जैसे जश्न का माहौल बन जाता। पिता खुद अपने हाथों पकाकर बेटे को खिलाने का सुख उठाते। नीरेन आ रहा है। कपूतों के पिताओं ने डहा से सुना। सपूतों के पिताओं को मिला एक निकट का प्रतिद्वंदी, और सीमा के सपनों को मिले लंबी उड़ान भरने के लिए पंख। उसके लिए यह नीरेन नहीं, वर्षा का कोई सुहावना मौसम लौट रहा था। किसी मौसम के शुरू होने के दिन कैसे होते हैं, या मन का मौसम बदलने के दिन कैसे होते हैं, सीमा सोचने लगी थी। पता नहीं इतने दिनों बाद देखने में वो कैसा लगने लगा होगा। उसके बाहर रहने पर सीमा कभी कभी उसके मकान की तरफ देखते हुए एक अपनेपन के साथ सोचती रही है कि है वह नीरेन का घर। उसके घर की मुंडेर निगाह में आती है तो मुंडेर की रेलिंग पर ताल देती नीरेन की उंगलियां भी देख लेती है। समय का कितना बड़ा हिस्सा बीत गया यूं ही बिना नीरेन के। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उससे नए सिरे से परिचय हो और धड़कनों की रफ्तार फिर एक बार किसी नए वाक्य की तरह तेज हो। कैसी तो बावली है, समय भी 10-11 साल पीछे का चाहने लगी है। 11-12 साल पहले किराएदार ने जब मकान खाली किया था तो सीमा अपने पिता के साथ इस घर में आई थी। जैसा कि मोहल्ले के मंचलों का चलन था, इस बात का पता लगाना कि आने वाले परिवार में कोई लगेज है या नहीं। लगेज उनका आपसी कोड था कि परिवार में कोई फंसाया जा सकने वाला माल, यानी कोई खूबसूरत लड़की। एक दिन खूबसूरत सीमा की एक झलक मिल जाने के बाद घर के सामने के चबूतरे पर तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना की मुस्तैदी के साथ ठठ के ठठ दर्शनाभिलाषी जमा होने लगे। बीच बीच में नीरेन के आने पर उसे गली से गुजरते हुए कभी कभी देखती रही है वो। उसकी शालीनता पर मन ही मन मुग्ध होती रही है कि एक बार भी जो उसके घर की तरफ कभी आंख उठाकर देखा भी हो। एक बूढ़े पिता के साथ जवानी के दहलीज पर दस्तक देता हुआ लड़का नीरेन। पता नहीं कब और कैसे वो अपने घर से ज्यादा उसके घर का हो गया। कल तुम्हारे कमरे की लाइट 2 बजे तक जलती रही, एक दिन सीमा ने पूछा, और पूछने के बाद जीभ दांतों के बीच दबाकर रह गई। उसकी छत की मुंडेर पर खड़े होने पर नीरेन का घर दिखाई देता है। कहने के बाद सीमा का दांतों तले जीभ दबाना और नीरेन के चेहरे पर तुम्हें कैसे पता कि भाव का उभरना एक साथ हुआ। मेहरबानी करके इतनी ब्रॉड टो का जूता पहनकर आप मेरे सामने मत आया कीजिए। सीमा ने हाथ जोड़कर एक दिन अल्टीमेटम दिया। वो जब नाराजगी जाहिर करती तो तुमसे आप पर आ जाती। अरे तुम्हें नहीं मालूम, आजकल इसी का फैशन है, नीरेन ने चल रहे फैशन की जानकारी देते हुए बताया। होगा फैशन, मुझे तो बड़ा वाहियात लगता है।
और ये रबर सोल क्यों बनवाया है? ना आने का पता और ना जाने का। जूते की खटखट का कितना मैनली इफेक्ट पड़ता है, जैसे कोई शाहों की तरह फर्श को ठोकर सा मारता हुआ शान से चला जा रहा हो। ये क्या कि रबर सोल का जूता पहने चोरों की तरह ना आने का पता ना जाने का। तुम्हें तो सारी बातों के लिए भाषण देना पड़ता है। सीमा ने सचमुच ही एक भाषण दे डाला। क्या लेदर सोल से ही मैनली अफेक्ट पड़ता है? तब तो घोड़े की टाप। और नीरेन ने हंसना शुरू कर दिया। अपनी बात का यूं मजाक बनता देख सीमा का चेहरा तमतमा गया। नीरेन की हंसी पर भी एकाएक रोक लग गई। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो रबर सोल इसलिए पहनता हूं कि जैसे मान लो मैं उस तरफ आऊं और तुम्हारे पीछे से आकर चुपचाप तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं तो तुम चौंक जाओगी ना? नीरेन ने मनाते हुए कहा। सीमा का सारा गुस्सा कपूर की तरह उड़ गया। काश एक दिन तुम मुझे ऐसे ही चौंकाते। मगर फिर चौंक पड़ने के अपने सुख की कल्पना को परे सरकाती हुई बोली, मुझे चौंकाने के लिए आप हवाई चप्पल पहनकर आ सकते हैं। जूते में सोल चमड़े का ही लगेगा, रबर का नहीं। फरमान जारी समझा गया। सीमा अब उम्र और मन की उस सीमा रेखा पर खड़ी थी जहां अकारण तकिए नहीं भीगते, जहां अकारण उदासी नहीं घेरती। मगर फिर यह सांझ ढले ही शुरू हो जाने वाली बेचैनी क्या है? क्या किताबें एल्बम बन जाती हैं? सीमा को कुछ पता नहीं। नीरेन को यूं तो सारे रिश्तों का पता है, मगर यह कौन सा रिश्ता है, अनाम अनजाना सा। दिन भर शाम का इंतजार रहने का क्या मतलब होता है? यह कैसा प्रवाह है जिसमें आपाद मस्तक डूबे रहने का मन करता है? यह कैसी एक अनुभूति उसके आसपास मंडराती सी रहती है, जिसे वो महसूस तो करता है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। सीमा और नीरेन का जीवन एक जैसा हो आया था। एक दिन दोनों खूब लड़े। तुम्हें पता है नीरेन, जब कोई जल्दी मर जाता है तो वो या तो फूल बनता है या तारा। सीमा ने अपने हिसाब से नीरेन को परी लोक की कोई कहानी सुनाई। अच्छा, नीरेन ने पत्रिका के पन्ने पलटते हुए जवाब दिया। तुम बताओ, अगर मैं आज अभी इसी जगह तुमसे बातें करते करते मर जाऊं तो फूल बनूं या तारा? पत्रिका छीनकर हवा में उछालते हुए सीमा ने नीरेन का ध्यान अपनी बात की तरफ खींचा। उसे पूरी उम्मीद थी कि नीरेन उसके इस तरह मरने पर राजी नहीं होगा। मरने की बात की कौन जानता है? नीरेन ने पत्रिका वापस जमीन से उठाते हुए कहा। तुमसे यह किसने पूछा? तुम सिर्फ इतना बताओ कि मैं फूल बनूं या तारा। सीमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो पी गई। अच्छा, फूल बनोगी तो कौन सा? नीरेन ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई तो सीमा एकदम खुश हो आई। जो फूल तुम्हें पसंद हो। सीमा ने उत्साहित होकर अनायास ही सब कुछ समर्पित कर डाला। मुझे तो सभी फूल अच्छे लगते हैं। नीरेन बात को सम पर आने से पहले ही काट बैठा। उस दिन सीमा खूब रोई। दोनों खूब लड़े। दोनों ने कई दिनों तक आपस में बात तक नहीं की। फिर कुछ ही दिन बीते कि उन दोनों की हंसी आसमान सिर पर उठा रही थी। मूसलाधार वर्षा का वह तीसरा दिन था। छत की नाली से जुड़ा ड्रेन पाइप बरसात से ज्यादा शोर कर रहा था। जहां कहीं भी भर आए पानी के छोटे छोटे तालों में छपाक छपाक करते मोहल्ले के लड़के दुबक गए थे अपने अपने घरों में। मौसम में नमी थी। शाम बहुत नहीं हुई थी, लेकिन काले बादलों ने अंधेरा कर दिया था। बरसाती हवा शरीर में सिहरन सी पैदा कर रही थी। ऐसे में नीरेन गा रहा था, धीमे धीमे सुरों में। पानी में भिगोने के लिए उसने अपनी एक बाह को खिड़की की सींखचों से बाहर कर रखा था। जरा जोर से गाओ ना, मैं भी सुनूंगी। सीमा ना जाने कब उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। नीरेन गा रहा था, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन ये बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं।
सीमा सुन रही थी। एक गीत नहीं, एक सवाल जो जैसे उसी से पूछा जा रहा था, जैसे मांगी जा रही हो कोई अनुमति। एक ऐसा सवाल जिसके उत्तर में वो केवल मौन रहकर ही अपने को व्यक्त कर सकती थी। नीरेन गा रहा था तन्मय होकर। अब जाऊं? पानी रुक गया है। नीरेन ने धीरे से पूछा। जाओगे? सीमा जैसे किसी नींद से सहसा जाग पड़ी। कैसा लगा गाना? नीरेन ने पूछ लिया। सच, कमाल कर दिया तुमने, बिल्कुल तलत की कॉपी करके रख दी। सीमा ने आंखें बंद करके फिर उन क्षणों को जीना चाहा। बस कॉपी ही लगी, और कुछ नहीं? नीरेन ने एक सांस में पूछ डाला। मौन रह गई सीमा। कहना चाहती थी गीत के बहाने उससे कही गई सारी बातें उसके सिर माथे पर, लेकिन चुप ही रही। नीरेन जा चुका था। पढ़ने के लिए बाहर चले जाने के बाद भी नीरेन वहीं कहीं उसके आसपास ही बना रहा था। उसकी अनुपस्थिति में उसका सवाल सीमा को और भी तंग करता। बस कॉपी ही लगी, और कुछ नहीं? आकाश में चमकते सितारे टिमटिमाते चिराग जैसे लगते, पूछते से लगते, तुझे प्यार करूं या ना करूं। गमले में खिला फूल भी पूछता सा लगता, तुझे प्यार करूं या ना करूं। इतने वर्षों तक उसके रेडियो की सुई स्टेशन नहीं गाना तलाश करती रही थी, तलत महमूद में उसकी आवाज़ सुनने। उसकी आत्मा नीरेन के संगीत को नए सिरे से महसूस करने के लिए बेकरार हो आई थी। दिन किसी सपने से गुजरते रहे थे। कहीं ऐसा ना हो पांव मेरे थर्रा जाएं और तेरी मरमरी बाहों का सहारा ना मिले। लाइन याद आती तो वो अपनी ही एक बाह को अपने सीने में भींच लेती और जैसे नीरेन के माथे पर अपने होंठ रखकर बुदबुदाती, ओह मेरा बच्चा, ऐसा कभी नहीं होगा नीरू, तुम्हारी नीमा ऐसा कभी नहीं होने देगी। यह वाक्यांश उसे अकेले में बोलने में भी संकोच होता रहा है। उसको लगता रहा था कि ईश्वर कभी कभी अपनी इच्छा सिर्फ कॉपी ही लगी और कुछ नहीं, जैसे वाक्य बोलकर भी प्रकट करता है। सीढ़ियां चढ़ने की एक हल्की सी आहट मिली और उस आहट से ही सीमा जान गई कि नीरेन आ गया है। पास की अलगनी पर सूखने के लिए फैलाई गई धोती को उसने पर्दा बना लिया। उस पार खड़ी हो गई। उसने धोती के जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए किनारे के ठीक पीछे देखा। बेल बॉटम पैंट के चौड़े पांचों में से दो चमकते जूतों की टो दिख पड़ रही थी। कैसी हो तुम? नीरेन सामने खड़ा था। तुम बताओ डॉक्टर साहब। और क्या कहती सीमा? बड़ा सन्नाटा है, पापा नहीं है क्या? नीरेन ने सवाल किया। पापा कहीं गए हैं। तुम अकेली हो? नीरेन ने कमीज के कॉलर पर उंगली फिराते हुए पूछा। सीमा कहना चाहती थी कि जब से सुना है कि तुम आने वाले हो, मैंने घर से निकलना छोड़ दिया है कि पता नहीं तुम कब किस दिन आ जाओ और मैं घर में ना रहूं। पर उसने कहा, हाँ मैं नहीं गई। अच्छा चलो फिर आऊंगा। नीरेन ने कदम मोड़े। रुको, मैं चाय बनाती हूं। हतप्रभ सी रह गई सीमा ने बुझी सी आवाज में कहा, ओ माय गॉड, टू हेल विद दिस ब्लडी चाय। एक हफ्ते के लिए जहां जा रहा हूं हर जगह चाय चाय, फेडअप हो गया हूं इस चाय से। नीरेन ने अपनी दोनों हथेलियों और चेहरे को नहीं नहीं के भाव के साथ तेजी से हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर वितृष्णा और घृणा का जैसे तूफान सा उठा। सीमा ऊपर से नीचे तक तड़प उठी। जिसकी पसंद का फूल बन जाने की उतावली में मरी जा रही थी, उसे उसके पास आने का समय एक हफ्ते बाद मिला। गाना वाना अब भी गाते हो या नहीं? वो जानना चाहती थी, क्या वो अब भी पूछेगा कि तुम्हें प्यार करूं या ना करूं? दिखने में सीमा रो नहीं रही थी। गाना वाना तो वक्ती शौक है, चलूं जल्दी घर पहुंचूं, पता नहीं कहीं वर्दे खुआ आ गए होंगे तो बाबूजी मेरी अच्छी खबर लेंगे। नीरेन ने ठहाका लगाया। व्यस्तता से कमीज की बाह सरकाकर
कलाई घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा और चल पड़ा। सीमा ने ना उसे रोका और ना फूट फूट कर रोई। उसके दिमाग में एक ही बात आई, बेहद जरा सी बात। कितना अच्छा होता अगर उसने नीरेन को जिद करके चमड़े के सोल वाला जूता पहनने की आदत ना डलवाई होती। नीरेन शाहों की तरह फर्श को ठोकर सा मारता हुआ शान से सीढ़ियां उतरता हुआ चला जा रहा था। अभी आपने नवनीत मिश्र जी द्वारा लिखी कहानी सुनी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।